इस बीच एक सवाल है दिलचस्प नितिन निगम जी का और इन्होंने पूछा है कि एनएसई के कमोडिटी प्रोडक्ट लाने का एमसीएक्स पर इम्पैक्ट क्या होगा और फिर आपसे इन्होंने समझना चाहा है कि इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए क्या रहेगा। नितिन है कानपुर से। तो एमसीएक्स को ये समझना चाह रहे हैं। पहली चीज़ कि एनएसई कमोडिटी प्रोडक्ट्स लाने का, तो देखिए एनएसई कमोडिटी प्रोडक्ट्स लेकर के तो आ गया था 2018 में ही, अच्छा खासा समय हो चुका है वहाँ से। लेकिन ये बात सही है कि अब वो नए सिरे से इस मार्केट को थोड़ा ज़्यादा आक्रामक तरीके से देखना चाहते हैं, इसमें अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अभी कल ही उनके चीफ बिज़नेस डेवलपमेंट ऑफिसर हैं श्री राम कृष्णन जी, उनसे बातचीत करने का मुझे मौका मिला। तो आप उनसे ये जो बातचीत है आप देख सकते हैं, इसी चैनल पे आप देख लीजिए, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें समझने के लिए मिल जाएँगी कि एनएसई अपने कमोडिटी बिज़नेस को किस तरह से आगे बढ़ा रहा है या बढ़ाना चाहता है। काफ़ी चीज़ें उन्होंने की हैं और एनएसई के पास जितनी ताकत है, अगर वो सीरियसली इस बिज़नेस में एग्रेसिव तरीके से एफर्ट डाल रहा है तो उसका कुछ न कुछ असर तो होगा और वो असर ज़ाहिर तौर पे एमसीएक्स के लिए तात्कालिक रूप से नेगेटिव हो सकता है कि भई अगर एमसीएक्स का बिज़नेस या मार्केट शेयर कमोडिटी वाला एनएसई की तरफ मूव होना शुरू हुआ और अगर एक बार को वहाँ पे एनएसई में कमोडिटी सेगमेंट में अगर ट्रैक्शन बनने लग गया, तो फिर वो उसका काफ़ी बड़ा असर हो सकता है। लेकिन शोमेश, यहाँ पे मेरे मन में एक दूसरा ख़्याल भी आता है। टेलीकॉम वाली कहानी याद आती है कि भई खूब कॉम्पिटिशन चलता था। तो मतलब दोनों कॉम्पिटिटर अच्छा करते थे, दोनों के सब्सक्राइबर खूब बढ़ते थे। अभी तक कमोडिटी क्या है, इक्विटी के मुकाबले में बहुत एक छोटा-सा हिस्सा है। अगर एनएसई एग्रेसिव तरीके से इस सेगमेंट को बढ़ाता है, तो ये हो सकता है कि एमसीएक्स घटने के बदले वो पूरा पाई ही इतना बढ़ता जाए कि शायद एमसीएक्स को इसी बात का फ़ायदा मिल जाए। मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है रजी, समझाता हूँ, बहुत ही क्रूड लेवल पे समझाता हूँ। पहली चीज़ ये है कि देखिए, एनसीडेक्स और एमसीएक्स, इन दोनों के पास काफ़ी स्कोप है ग्रो करने का, बिकॉज़ ये सब रिफ्लेक्शन है आपके ग्रोइंग कैपिटल मार्केट के, ग्रोइंग इकोनॉमी पे के, ग्रोइंग पर कैपिटा जीडीपी के, ग्रोइंग डिस्पोजेबल इनकम के। ये सब आपके उसके एग्जाम्पल हैं। दोनों के पास खेलने की बहुत जगह है। पॉइंट नंबर 2, एनसीडेक्स के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, इनके पास भी ग्रो करने की एबिलिटी है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे एक दूसरे के साथ मारकाट करें, आपके पास बहुत स्कोप है चलने के लिए। मुझे जो कमोडिटी में इक्विटी के ऊपर नहीं जाने का जो मेन कारण लगता है, वो है एक तो जो आपको जो वेयर हाउसिंग करनी पड़ेगी ना, तो ये चीज़ जितने छोटे टुकड़ों में, पीस मील में जितने इक्विटी में किया जा सकता है, जितना अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जा सकता है, वो वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी वाला हमेशा एक इश्यू रहेगा। दूसरी चीज़, कमोडिटी में मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होने के लिए उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है जितनी इक्विटी की है, बेस्ड ऑन दी अफोर्डेबिलिटी। मेरा ऐसा मानना है, अफोर्डेबिलिटी एंड दी एबिलिटी टू स्टोर, करेक्ट? तो कभी भी ये चीज़ बढ़ेगा, तो अगर आप एनएससी का, मुझे लगता है एक समय ऐसा आएगा कि अगर कमोडिटी का ग्रोथ, कमोडिटी बिजनेस का ग्रोथ होता है, तो अगर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट वाला जो बिज़नेस पार्ट है, पूरे एक्सचेंज के वॉल्यूम का, तो हो सकता है कि ट्रेड वाले वॉल्यूम के में कमोडिटी का जो ट्रेड वाला वॉल्यूम है, वो आपका इक्विटी वाले ट्रेड वॉल्यूम को धीरे-धीरे आके मैच करे, या कुछ कम रह जाए, वो अलग बात है। लेकिन जो इक्विटी में ट्रेड का वॉल्यूम होता है, उसके पीछे एक बैकअप होता है कि कुछ नहीं हुआ तो हम उसका डिलीवरी लेके रख लेंगे। ये जो अंदर में कॉन्फिडेंस होता है ना, कुछ कर घुरा के, ये आपके वॉल्यूम को और ग्रो कराता है। तो वो जो बेसिक नेचर है बिज़नेस का, वो दोनों में वन टू वन मेरे हिसाब से मैप नहीं किया जा सकता, एंड देयरफॉर भारत में, गिवन दी हमारा करंट पर कैपिटा जीडीपी लो है, हमारी अफोर्डेबिलिटी लो है, कमोडिटी एज़ अ बिज़नेस इक्विटी के बराबर हो जाए या इक्विटी जैसा बड़ा हो जाए, मुझे लगता है कि अभी वो समय नहीं है। हो सकता है 10-15 साल के बाद हमारी एबिलिटी बहुत बढ़ जाए, तो फिर इसका बिज़नेस का नेचर कुछ और हो। अभी वो नहीं होगा, लेकिन अभी अगर एनसीडेक्स या एमसीएक्स को बिज़नेस बनाना है, तो मोस्टली ये ट्रेडर्स ही एक्वायर कर पाएँगे, और ट्रेडिंग पे जितना ये काम कर सकें,
जितने ट्रेडर्स एक्वायर कर सकें उतना इनका बिजनेस बढ़ सकता जी। फिलहाल एमसीएक्स का चार्ट हमारे सामने है, काफ़ी अपनी रिकॉर्ड ऊंचाइयों के आसपास ही है, और इस बात के बावजूद कि भाई करीब महीने भर से तो समय हो गया जब एनएसई ने कमोडिटी के लिए कुछ एग्रेसिव स्टेप्स उठाने शुरू कर दिए हैं, और क्रूड में जो उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की थी उसका साल भर पूरा हो गया है, वहाँ कुछ ट्रैक्शन बनता हुआ दिख रहा है। इन सब के बावजूद एमसीएक्स अपने रिकॉर्ड ऊंचाइयों के आसपास दिख रहा है, तो क्या रखा जाए सपोर्ट, क्या रखा जाए रेजिस्टेंस? है। एमसीएक्स का जी। देखिए एमसीएक्स में क्या है, मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है, हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी हो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन फेज कंफर्म होने के लिए ना 5900 के नीचे का ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है एमसीएक्स का। अगर ये ब्रेकडाउन मिला आपको तो फिर करेक्शन थोड़ा सा लंबा होगा 200 ईएमए वाला, जो कि अब 4500 हो जहाँ पे भी। उसके पहले ये या तो एक्यूमुलेशन इन नेचर है, वही रह जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। ये पहला व्यू है मेरा एमसीएक्स पे। दूसरा व्यू ये है कि मैंने नीचे 200 ईएमए का व्यू कहाँ लिया, करीब करीब 4400 पे लिया। और ओके, नहीं देखिए बीच-बीच में और भी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, जो कि कहीं न कहीं हमको रिट्रेसमेंट से भी काम करना पड़ेगा। तो क्या करना होगा? जो मैं अप्लाई करूँगा वो बता देता हूँ, आने वाले समय में उसको अप्लाई कीजिएगा, शायद आपको फ़ायदा हो जाए। पहली चीज़ कि 5900 के पहले नेगेटिव होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये एक सिनेरियो है, अलग-अलग सिनेरियो समझ लेते हैं। सिनेरियो नंबर 2, 5900 टूट गया। अगर ऐसा सिनेरियो हो गया, देन यू गो बैक टू योर रिट्रेसमेंट एनालिसिस, जो आप रिट्रेसमेंट शुरू कर सकते हैं 2900 से लेके सीधा ड्रॉ कर लीजिए अपने 6800 के ऊपर वाला जो भी है। ये जब आप ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे एक मल्टी फैक्टर मॉडल सपोर्ट आ जाएगा 5300 पे, क्योंकि पहला 38% का रिट्रेसमेंट आ जाएगा और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस सपोर्ट आ जाएगा। तो भले ही आपका 4400 पे 200 डीएमए हो, रिट्रेसमेंट थ्योरी पहले अप्लाई कीजिएगा और उसके हिसाब से 5200 300 को अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना लीजिएगा। दैट इज द प्लेस वेयर द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक प्राइस विल बी डिसाइडेड। अगर 5300 रह गया, जो कि मोस्टली रह जाना चाहिए, तो ये नए लेग के लिए तैयार हो जाएगा। एक में नया लेग बनेगा क्या? हाँ, हो सकता है नए लेग के लिए तैयार हो जाएगा। वो गया तो स्टॉक बहुत मतलब बहुत वीक हो जाएगा, जो मुझे नहीं लगता अभी कोई ऐसा सिचुएशन है। उसके पहले डरने की ज़रूरत नहीं है, इवन दो डेली चार्ट पे आपको 200 डीएमए 4400 पे दिखेगा। लेकिन अगर सही में हो गया ऐसा, तो आपका 62% रिट्रेसमेंट 4400 पे ही है। तो आपके पास लेवल सामने हैं, उस हिसाब से काम कर लीजिए। सबसे क्रूशियल है 5900, जो आपका ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल है। जी।